नमस्कार। पत्रकार और समाज सेवक हिमांशु शर्मा हमारे साथ हैं, कटरा से हैं। आज रियासी किसी सोशल वर्क के लिए पहुंचे हुए थे। इनसे बातचीत करते हैं और इनके द्वारा किए जा रहे सोशल वर्क्स के बारे में जानते हैं और इसके साथ ही कुछ और मुद्दों पर भी इनसे बातचीत करेंगे और पत्रकारिता पर भी थोड़ी बहुत चर्चा इनसे करने की कोशिश करेंगे। सर, स्वागत है आपका रियासी। थैंक यू अंशु जी। हिमांशु जी, सबसे पहले थोड़ा सा मैं चाहूँगा कि आप अपनी जुबानी ही थोड़ा सा अपना इंट्रोडक्शन दे दें। किन किन संस्थाओं के साथ आप काम कर रहे हैं, आपकी अपनी संस्था भी है जिसके जरिए आप समाज सेवा का काम कर रहे हैं, और किन किन विषयों पर आपका ज़्यादा फोकस रहता है? सबसे पहले तो जो दर्शक देख रहे हैं उनको मेरा नमस्कार, जय माता दी। बीइंग इंडियन पैट्रियट्स कटरा की ही एक संस्था है जो कटरा से निकलकर बाहर भी लोगों की मदद करती है। हमारा मेन फोकस ब्लड डोनेशन पे रहता है, सैनिटेशन अवेयरनेस, और जो होमलेस लोग रहते हैं उनको किसी ना किसी तरीके से केयर होम्स में पहुंचाना, उसमें और एनिमल प्रोटेक्शन में भी हम लोग कार्यरत हैं। और पिछले कोई 2-3 साल से जो गरीब लड़कियां हैं, जो माँ बाप अपने बच्चियों की शादियां नहीं करवा सकते, असमर्थ हैं, उनको भी हम फाइनेंशियली हेल्प करते हैं। और कटरा प्रेस क्लब का भी मैं प्रेसिडेंट हूँ। और समाज सेवा और पत्रकारिता के थ्रू कुछ अच्छा सोसाइटी के लिए कर पाऊँ, ये हमेशा मेरी सोच रहती है। समाज सेवा हम आपको जानते थे, पहले से आप कर रहे थे। ऐसा क्या आपको लगा कि पत्रकारिता में भी आना चाहिए? क्या आपको ये लग रहा था कि समाज सेवा के ज़रिए आप ज़्यादा लोगों तक नहीं पहुंच पा रहे हैं, ज़्यादा लोगों की मदद नहीं कर पा रहे हैं, पत्रकारिता के ज़रिए वो किया जा सकता है इस रास्ते में चलकर, या फिर कुछ और कारण? कई बार कुछ ऐसे इश्यूज़ रहते हैं, क्योंकि कटरा में मुझे आए हुए अब 7-8 साल हुए हैं, क्योंकि मैं बाहर ही पढ़ाई करता था और जॉब करता था। फिर मैं वापस आया तो मैंने देखा कि सिर्फ खबरें क्या होती थी कि आज वैष्णो देवी में बर्फ़ गिरी है, आज बारिश हुई है, आज यात्रा इतनी है। जो कॉमन लोगों की वहाँ प्रॉब्लम होती थी, गलियों को लेकर, हॉस्पिटल्स को लेकर, वेटनरी हॉस्पिटल्स को लेकर, एनिमल्स को लेकर, ये बड़ी कम, रेयरली ही एडमिनिस्ट्रेशन या सरकार तक पहुँचाई जाती थी। आज 3 साल हो गए हैं जो कटरा प्रेस क्लब है वो इसी मसले पे कार्यरत है। जो लोगों की ज़मीनी स्तर की प्रॉब्लम्स हैं वो हम एडमिनिस्ट्रेशन तक पहुंचाते हैं, और कुछ ऐसे काम हुए भी हैं जिनसे लोगों को फ़ायदा हुआ है। आपने कहा कि 7-8 साल पहले ही आप कटरा वापिस आए हैं, बेसिकली यहीं के हैं। उससे पहले क्या थे? थोड़ा सा अपनी पृष्ठभूमि जो है वो उस पर थोड़ी हम चर्चा करना चाहेंगे। उससे पहले क्या पढ़ाई आपने की है, कहाँ कहाँ पर आप रहे हैं, और उसके बाद फिर कुछ और बात करें। अंशित जी, 10वीं तक मैंने कटरा में ही पढ़ाई की है, फिर 11वीं-12वीं हैप्पी मॉडल स्कूल उधमपुर। फिर उसके बाद मैं अपना कॉलेज करने के लिए देहरादून इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज़, वहाँ से मैंने अपना कॉलेज किया। फिर उसके बाद मैंने दिल्ली में जॉब की 1 साल, और उसके बाद मैं पोस्ट ग्रेजुएशन करने के लिए इंग्लैंड चला गया। वहाँ पे मैंने 1 साल में अपनी पोस्ट ग्रेजुएशन ख़त्म करके वहाँ पे फिर मैंने 4 साल जॉब की। उसके बाद मैं जम्मू में आया, जम्मू में जॉब की, फिर चंडीगढ़ जॉब की। लेकिन देन आई फेल्ट द नीड टू कम टू माई होमलैंड, कि मैं वापस जाऊँ और कुछ ऐसे सोशल ऑर्गेनाइजेशन बनाऊँ जो कुछ ऐसे मुद्दे उठाए। जैसे मैं आपको बताऊँ कि अभी बाणगंगा का इशू हमने उठाया था, और काफ़ी लोगों ने, कटरा के ही लोगों ने हमारा बड़ा साथ दिया, चाहे वो फाइनेंशियली हो, चाहे वो हमारे ग्रुप में सम्मिलित होकर उन्होंने हमारा साथ दिया। और आज उसका रिज़ल्ट ये हुआ कि श्राइन बोर्ड ने बाणगंगा को प्रिजर्व करने के लिए कंस्ट्रक्शन वर्क वहाँ पे शुरू कर दिया है। वहाँ पे ड्रेन्स बनाई जा रही हैं कि जो गंदा पानी दुकानों से, टॉयलेट से, बाथिंग घाट से पहले बाणगंगा के स्वच्छ जल में जाकर मिलता था, अब वो उन नालियों में जाकर एसटीपी से साफ़ होकर फिर जाके नदी में फिर मिलेगा। कब से ये कार्य जो है बाणगंगा पर चलना शुरू हो गया है, और क्या लगता है, सीरियस है श्राइन बोर्ड इस बार, या फिर सिर्फ दिखाने के लिए ये तमाम चीज़ें की जा रही हैं? और रिज़ल्ट आपको क्या लगता है कि आएगा रिज़ल्ट जो कार्य किए जा रहे हैं, या फिर जल्दी रिज़ल्ट मिलेगा या समय लग सकता है? अच्छा जी, रिज़ल्ट की अगर बात सोचेंगे ना तो फिर हम काम नहीं कर सकते, क्योंकि एंड रिज़ल्ट क्या होगा वो ना मैं जान सकता हूँ ना कोई बता सकता है। लेकिन हमारी सीओ साहब से बात हुई, हमारे चैनल के थ्रू हुई, और उन्होंने बताया कि काम शुरू हो चुका है। और जब हम मौके पे पहुंचे तो हमने देखा करीब 500 मीटर की गंगा के किनारे ड्रेन बन चुकी है और आगे भी बन रही है। और उन्होंने ये भी बोला कि इसका फेजेस में काम होगा, और इसके बाद ब्यूटिफिकेशन भी बाणगंगा की जाएगी, ताकि कुछ ऐसा तरीका बनाया जाए कि यात्री या लोकल वहाँ पे जाके गंगा के किनारे बैठ सकें, मेडिटेशन कर सकें, त्रिकूट पर्वत की तरफ अपना ध्यान लगाकर माता रानी का नाम ले सकें। हमारी ऑफ कैमरा बात हो रही थी, आपने बताया कि डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल रियासी आज आप आए हुए हैं, कोई पेशेंट वहाँ पर है,
और एक वीडियो भी आपका पहले देखा था कि राह चलते किसी को आपने इलाज आप दिला रहे थे, बीमार था या चोटें आई हुई थी, क्या पूरा वाक़या था? एक होमलेस बंदा है, जब हमने जाकर बात की तो लग रहा था कि वो यहाँ का नहीं है, कहीं बाहर का। तो कटरा में ही भूमिका मंदिर है, उसके साथ ही रोड साइड पे वो 4-5 महीने से बैठा हुआ था। फिर हमारी टीम ने डिसाइड किया कि हम इसको हॉस्पिटल तक पहुंचाते हैं, तो हम गए, उसको नहलाया धुलाया, कपड़े पहनाए, हॉस्पिटल में हमने उसको एडमिट करवाया और रोज़ हम उसकी रिपोर्ट ले रहे थे हॉस्पिटल से। फिर कटरा हॉस्पिटल से उन्होंने रियासी हॉस्पिटल भेजा, क्योंकि जब एक्सरे किया तो पता चला कि उसकी टांग टूटी हुई है। तो उसकी टांग ठीक करना ज़रूरी था, क्योंकि 5 महीने से एक जगह बैठ के उसकी टांग गलत तरीके से जुड़ चुकी थी और वो चल नहीं पा रहा था। और ऐसा आदमी जो थोड़ा मेंटली भी रिटार्डेड लग रहा है और उसकी टांग भी टूट जाए तो वो अपना मल मूत्र कहाँ क्या करेगा, वो एक उसके लिए बड़ी प्रॉब्लम बन जाती है। तो आज उसी सिलसिले में फिर हम उसी पेशेंट को देखने आए थे। डॉक्टर लियाकत हैं डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में, उनसे बात हुई, बड़ा अच्छा रिस्पांस दिया उन्होंने। उसके वूंड्स से टांगों पे वो भी भर गए हैं, लेकिन अब मसला ये है कि उसको आगे जम्मू में किस जगह छोड़ा जाए, क्योंकि रियासी में जब हमने गुलशन जी से बात की तो हमें पता चला, जो सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट में हैं, कि यहाँ पे कोई ऐसा प्रावधान नहीं है। तो डीसी रियासी जो चरणदीप सिंह जी हैं, बड़े सपोर्टिव रहते हैं इन इश्यूज़ पे, उनसे हम मिलेंगे और आगे उस व्यक्ति का क्या किया जाएगा उस पर हम बात करेंगे और उसको अच्छी जगह पे पहुँचाएंगे, ताकि वो अपना जो बचा खुचा जीवन है वो अच्छे तरीके से उसका निर्वाह कर सकें। पता चल पाया है कहाँ के वो हैं रहने वाले, या परिवार से संपर्क करने की कोशिश हुई है? जो इनिशियली हमें लगा है अभी तक वो बिहार से, उनकी भाषा से लग रहा है, थोड़ी बहुत बात करते हैं, थोड़ी समझते भी हैं। उनका नाम नहीं पता लग रहा था क्योंकि डॉक्यूमेंटेशन नहीं है, तो हमने उनके जो नाम है वो बिहार के चीफ मिनिस्टर नीतीश कुमार जी के नाम पर रख दिया। ऐसा क्यों, कोई खास रीज़न उसका, या फिर बिहार से है और बिहार में पॉपुलर चेहरा वो है और सीएम है इसलिए? बिल्कुल बिल्कुल हो सकता है उनके तक ये बात पहुंचे और वो उसका कुछ करें बिहार में ले जाकर, ये भी एक हो सकता है। तो जब आपने उन्हें देखा था, होमलेस थे, हालत काफ़ी ख़राब थी, क्या बाल भी उनके काटे गए, नहलाया गया उन्हें, तमाम चीज़ें की गई थी? बिल्कुल ब्रश तक किए गए, उनके हाथ पाँव के नाखून काटे गए। बाल हमने इसलिए नहीं काटे क्योंकि हम पहले उनको हॉस्पिटल ले जाना चाहते थे, उसके बाद आगे की चीज़ें कर, लेकिन उनको वहाँ पे शैम्पू किया गया, साबुन से नहलाया गया, 2 बाल्टियाँ गर्म पानी मंगवाई गई, साफ़ कपड़े पहनाए गए, नाखून काटे गए, ब्रश करवाया गया, हर चीज़ की गई ताकि हॉस्पिटल ले जाकर कोई भी उनको छूने से कतराए ना। एनजीओ आप चलाते हैं, और क्या रजिस्टर एनजीओ है? तमाम तरह की जो भी फॉर्मेलिटीज़ होती हैं वो पूरी की गई हैं, और एक चीज़ें ऐसे भी चल रही हैं कि एनजीओ लोग बनाते हैं लेकिन उसमें उनका मोटिव कुछ और होता है। समाज सेवा करने का ढोंग भी कई बार किया जाता है, लेकिन उसके बाद कुछ फाइनेंशियल एड जो सरकार से मिलती है कुछ काम करने के बाद, वो लेना उनका मकसद होता है। आप कैसे यकीन दिलाएंगे कि आपकी एनजीओ ये नहीं करेगी? ये जो आप सोशल वर्क कर रहे हैं ये वाकई में गरीब लोगों के प्रति, ज़रूरतमंद लोगों के प्रति आपकी संवेदनाएं हैं, ना कि कहीं और आपको कोई फ़ायदा लेना है? देखिए, सबसे पहले ये लोगों को बताना ज़रूरी है, क्योंकि आजकल फेसबुक का ज़माना है, कोई भी नाम रख के उसका नाम रख लेता है एनजीओ। कभी ये सवाल मैंने पूछा है क्योंकि एनजीओ काफ़ी सारी हो गई थी और बहुत सारी एनजीओ पर बंद भी की गई हैं एनजीओ, क्योंकि इस तरह का कार्य वो करती थी। हर कोई जो सोशल ऑर्गेनाइजेशन है वो एनजीओ नहीं है। इनफैक्ट बीइंग इंडियन पेट्रियट्स भी एनजीओ नहीं है, दैट इज़ ए ट्रस्ट एंड इज़ अ रजिस्टर्ड ट्रस्ट। हाँ, हम एज ए ट्रस्ट ही काम करते हैं और हम गवर्नमेंट एड बिल्कुल भी नहीं लगते। हाँ, लेकिन गवर्नमेंट के साथ कोई भी मसला जो होता है, अगर वो हमें बुलाते हैं तो हम उनके साथ मिलकर काम ज़रूर करते हैं। मैं आपको बता दूं कि पिछले 2 साल से, जब से कोरोना का समय था, इंदू कंवल चिप जी के साथ मिलकर भी हमने कोरोना के टाइम पे काम किया, और चरणदीप सिंह सर के साथ उन्होंने एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया, हमारी मीटिंग्स हुई और उसके बाद हमने इस दौरान भी काम किया। ये इनफैक्ट डॉक्यूमेंटेड है डीसी ऑफिस में भी, जो 2 साल में हमने काम किया, और इससे पहले भी आपके रियासी के ही एक व्यक्ति हैं, अब उनका नाम मुझे याद नहीं आ रहा, एक निजी पोर्टल पे उनका इंटरव्यू आया था, उन्होंने कहा कोई गली सड़क नहीं बना रहा है, और फिर उन्होंने हमारा एक नाम लिया था एनजीओ का कि कटरा से उनकी बेटी की शादी थी तो हमने डोनेट किया था उनकी बेटी की रिसेप्शन के लिए। तो दिस काइंड ऑफ वर्क वी कीप ऑन डूइंग। और मैं सबसे बड़ी आपको बात बता दूं कि हम जो हैं, हमारे बड़े लिमिटेड डोनर्स हैं, हम हर किसी से डोनेशन नहीं मांगते, क्योंकि अगर आपको जेन्युइननेस दिखानी है तो दिस इज़ द बेस्ट वे। अगर हमें पता ही नहीं है वो डोनेशन हमने इस्तेमाल कहाँ करनी है, तो दैट मीन्स दैट इज़ ए बोगस सोशल ऑर्गेनाइजेशन। और एनजीओ बनने के लिए कुछ क्राइटेरिया रहता है, लेकिन यहाँ आज की डेट में क्या हो गया है कि अगर मैं सोशल ऑर्गेनाइजेशन खोल के काम कर रहा हूँ तो आप भी चाहते हैं कुछ ऐसा करें, क्योंकि
मकसद क्या है बेसिकली लोगों का, सेवा करना नहीं, मकसद ये है कि डीसी साहब के साथ टेबल पे बैठ के मीटिंग हो जाए, जान पहचान हो जाए ऑफिसर्स के साथ, और फोटो शेयर हो जाए। खैर वो एक लॉन्ग रन में उनका नहीं रहता। हमारी जो ऑर्गेनाइजेशन है, हम सबसे ज़्यादा ब्लड डोनेट करते हैं नारायणा हॉस्पिटल जो करकयाल में है, और इस पेंडेमिक में हमने करीब 500 से ज़्यादा लोगों की जान बचाई होगी ब्लड डोनेशन के थ्रू, और हम ब्लड डोनेशन इससे पहले का कर रहे हैं। मैं थोड़ा चाहूँगा कि किस किस क्षेत्र में आप काम करते हैं, पहले भी आपने बताया, पर्टिकुलर आप बता दें ताकि अगर ज़रूरतमंद लोगों को मदद की ज़रूरत हो तो वो आपके साथ मिल सके, संपर्क कर सके, और फ़ोन नंबर भी अगर आप अपना या फिर अपनी एनजीओ का जो भी आपने ट्रस्ट का अपना नंबर रखा है वो बता दें। देखिए, सेवा करने के लिए क्षेत्र की ज़रूरत नहीं होती, इच्छा की ज़रूरत होती है। इच्छा अगर आपकी होगी तो किसी भी क्षेत्र में कोई भी व्यक्ति को किसी भी चीज़ की ज़रूरत होगी तो आप ज़रूर जेन्युइननेस से उसको अप्रोच करेंगे और उसको जो भी सुविधा चाहिए उसकी देंगे। लेकिन फ़िलहाल हम जो कर रहे हैं वो एनिमल प्रोटेक्शन में भी हम कर रहे हैं। कटरा में कई सारे जानवरों को लेकर हमें कॉल आती है, और हमारी ऑर्गेनाइजेशन इस समय ऐसी है कि हम RS-पुरा तक जो हॉस्पिटल है मेन, वहाँ तक जाके जानवरों का इलाज करवा रहे हैं। और इसी मुहिम को लेकर, अब आपने मेरे को एक सवाल पूछा था कि आपको मीडिया की ज़रूरत क्यों पड़ी। जब हम जानवरों के क्षेत्र में आए, उनको बचाने के क्षेत्र में लोग हमें फ़ोन करने लगे, तो फिर हमें लगा कि कटरा की जो डिस्पेंसरी है उसमें पर्याप्त फैसिलिटीज़ नहीं है कि जानवरों को बचाया जा सके। तो फिर हमें मीडिया का सहारा लिया, अपने चैनल पे आए, हमने बताया कि यहाँ पे 5 बजे डिस्पेंसरी बंद हो जाती है। इट मस्ट बी अपग्रेडेड टू ए हॉस्पिटल वेयर देयर मस्ट बी एटलीस्ट 1 पर्सन ड्यूरिंग द नाइट शिफ्ट हु कैन गिव फर्स्ट एड टू द एनिमल्स। और फिर कैटल बाउंड की ज़रूरत थी। कैटल बाउंड के लिए हमने SDM साहब को बोला। परसों भी SDM साहब के साथ मीटिंग हुई। अभिषेक शर्मा जी IAS ऑफिसर हैं, एंड मैं कहूँगा कि बड़े ही इंटेलिजेंट ऑफिसर हैं, एंड ही लिसन टू मी पेशेंटली। फिर हमने बताया कि एक्सरे की ज़रूरत है जो सबसे पहले, क्योंकि जानवरों की अक्सर रात में किसी वाहन से टक्कर हो जाती है, उसके बाद उसका क्या करें नहीं पता चलता। अभी थोड़े दिन पहले कारुआ एक गाँव है, वहाँ पे एक बछड़े की टैंकर से टक्कर हुई और उसकी दोनों टांगें टूट गई। मैं उधमपुर पे था, मुझे फ़ोन आया। खैर गांव वालों ने उसका वहाँ पे ख्याल रखा और अगले दिन उसका इलाज भी करवाया। लेकिन दिक्कत ये है कि टांग कहाँ से टूटी है, कैसे टूटी है, वो एक्सरे से पता चलता है। ये कुछ मूलभूत सुविधाएं थी जो हमारे कटरा के हॉस्पिटल में नहीं हैं, डिस्पेंसरी में नहीं है, जो वेटरनरी है। अब ऑन पेपर ये सब आ चुका है, और मुझे लग रहा है कि विदिन 5-6 मंथ्स कुछ सुविधाएँ इस डिस्पेंसरी को मिलेंगी और ये हॉस्पिटल में तब्दील हो जाएगा। कोई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म यहाँ पर आपसे संपर्क किया जा सकता है? बिल्कुल, आप हमारे बीइंग इंडियन पैट्रियट्स के पेज पे जा सकते हैं। वहाँ पे हमारा नंबर भी मेंशन है 9622665555। और दिक्कत ये है कि अगर बोगस ऑर्गेनाइजेशंस हैं तो बोगस मांगने वाले भी बहुत हैं, और हमारे साथ सबसे बड़ी दिक्कत है। और ये पत्रकारों के साथ भी है। कई बार हम ऐसी स्टोरीज हमें लोग बोलते हैं करने के लिए, हमें क्रॉस चेक करना पड़ता है चीज़ों को पहले, और काफ़ी बार गलत भी पाए जाते हैं। देखिए अंचित जी, एक चीज़ मुझे बड़ी खलती है कि जब हम किसी गरीब का इंटरव्यू लेने जाते हैं, हमारी मंशा होती है कि हम उसको कुछ ऐसी सुविधाएं या फाइनेंशियल हेल्प दिलवा दें। लेकिन आजकल क्या हो गया है कि जो कुछ न्यूज़ चैनल्स हैं वो अकाउंट नंबर भी देते हैं, मोबाइल नंबर भी देते हैं, जिसका मैं हमेशा खिलाफ़ रहता हूं, क्योंकि उसके पास कितनी अमाउंट पहुंची वो कभी आपको बताएगा नहीं। क्या उसको इतनी ज़रूरत थी, क्या उसके बाद वो नहीं मांगेगा, किसको पता। इसलिए मेरी सबसे यही गुजारिश रहती है, क्योंकि हम ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू ऐसी हेल्प करते रहते हैं, कि सिर्फ जिसकी ज़रूरत है उसका मोबाइल नंबर डालिए ताकि लोग खुद उसको फ़ोन करें और उसको अपने हिसाब से दान दें। क्योंकि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ऐसा है, आप अकाउंट नंबर देखेंगे वो 5000 10,000 लोग देखेंगे और 1000 लोग दान कर देंगे। उसको ज़रूरत 5000 की होगी, उसके पास आ गया होता है 5 लाख रुपया। ये बड़ी दिक्कत की बात है। और कई बार ऐसा देखा गया है कि पार्टनरशिप्स हो जाती हैं इसमें। आपने कहा जेन्युइननेस, तो मैं जेन्युइननेस की बात बता रहा हूँ। इसमें पार्टनरशिप्स हो जाती हैं। बोगस मांगने वाले बहुत हैं। प्रॉब्लम हर किसी के घर में है, लेकिन जो बोगस मांगने वाले हैं वो बहुत हैं। इसलिए जो भी सोशल ऑर्गेनाइजेशन है, जैसे मैं बताऊं कि नए जब हमने काम शुरू किया, हमने बोगस लोगों की भी हेल्प कर दी, लेकिन फिर बाद में हमें पता चलता था। फिर हमने एक क्राइटेरिया तय किया कि इससे ये जानकारी लेंगे और इसके बाद खुद जाके देखेंगे कि क्या दिक्कत है और फिर इसकी हेल्प करेंगे, और उसका हमें फ़ायदा हुआ। आज हम एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है विच फाइंड्स द ट्रूथ फर्स्ट एंड देन हेल्प अदर्स। पत्रकारिता में आप आए, उसके बाद चीज़ें कुछ आसान हुई, या फिर आपने कई सवाल भी खड़े किए हैं? कुछ आप ये कह रहे हैं कि
खबरें वैसी नहीं होती थी जो लोगों की समस्याएं होती थी। आप पत्रकारिता में आए, क्या आप वो कर पा रहे हैं या चीज़ें थोड़ी मुश्किल हैं? और तब सोशल मीडिया भी शायद जिस समय की आप बात कर रहे हैं तब नहीं था, क्या ये भी कारण था कि ज़्यादा खबरें, ज़्यादा स्पेस नहीं मिल पाती थी? और अब स्पेस मिल पा रही है क्योंकि सोशल मीडिया है, उसमें पैसे नहीं लगते, कुछ भी समस्या है अपलोड आसानी से की जा सकती है और लोकल पोर्टल्स भी हैं तो आसान हो गई हैं चीज़ें। हमारे जो शहर है बड़े शरीफ लोग हैं, इतने शरीफ लोग हैं कि कोई किसी को कुछ बोलता ही नहीं है। कोई ऑफिसर भी बाहर से आएगा तो हम लोग उसको कुछ बोलते नहीं हैं। ये मैंने देखा पिछले कुछ सालों में। और उस चक्कर में क्या हो जाता था कि वो लोग जो आए हुए हैं बाहर से या इधर के ही जो कर्मचारी हैं वो हमारा फ़ायदा उठा लेते थे। अभी थोड़े दिन पहले की बात बता रहा हूँ कि जो वेटनरी हॉस्पिटल है उसकी नई बिल्डिंग बने हुए करीब 1 साल हो चुका था, लेकिन वो अभी भी पुरानी बिल्डिंग में चल रहा था। और उस बिल्डिंग की ये हालत थी कि शीशे टूटे हुए, प्लास्टर तक उतर गया है, पेंट तो है ही नहीं और कोई सामग्री नहीं, कोई इक्विपमेंट नहीं, कुछ नहीं। हमने न्यूज़ चलाई, इंदु कंवल चिप जो उस समय डीसी थी करीब 1 साल पहले, तो उन्होंने उसी समय उसको नई बिल्डिंग में शिफ्ट किया और आज उधर लोग जा रहे हैं अच्छे से अपना इलाज करवा। हालांकि अपग्रेडेशन की अभी भी ज़रूरत है, जैसे कि मैंने आपको बताया। हमारे यहाँ पे रोड पड़ती है, अभी परसों की बात आपको बता रहा हूँ कि मिट्टी के ऊपर ही रोड डाली जा रही है, कैंकरा ही नहीं है। हमने न्यूज़ तो नहीं लगाई उस समय क्योंकि एक इंटरव्यू था मेरा, लेकिन मैंने उसी समय AW साहब को फ़ोन किया। चीज़ें ऐसे भी हल हो जाती हैं, बिल्कुल, न्यूज़ ऐसे के बिना भी भी हल अगर होती हैं। कुछ समस्याएं भी छोटी छोटी लोगों की होती है वो कई पत्रकार ऐसे हल कर देते होंगे जो कि न्यूज़ की ज़रूरत भी नहीं पड़ बिल्कुल। पाती। सबसे बड़ी जो कटरा को ज़रूरत थी मीडिया के माध्यम से, वो एक अच्छी टीम की ज़रूरत थी और वो हमने अच्छी टीम बनाई है। और आज हमारी कटरा ये प्रेस डिसाइड तो जनता करेगी ना कि आपकी टीम अच्छी है, कोई और टीम या कौन पत्रकार अच्छा है, वो आप कैसे कह सकते हैं कि आप अच्छे हैं दूसरे अच्छे नहीं? जब मैंने आपको ये कहा ना कि जब हम खबरें देखते थे कि बर्फ़ पड़ रही है, बारिश हो रही है, यात्रा ज़्यादा है, ये खबरें होनी चाहिए, इसी से हमारी यात्रा बढ़ेगी। लेकिन एक आम आदमी के जो दिक्कतें हैं, गरीब आदमी की जो दिक्कतें हैं, उसको लेकर भी खबरें होनी चाहिए। जब आप एडमिनिस्ट्रेशन के साथ बैठकर दोस्ती कर लेते हैं ना, तो फिर आप खबरें नहीं लगा सकते एक आम आदमी की हक की खबरें। और ये मैं डंके की चोट पे कह रहा हूँ, ये मैंने एक्सपीरियंस किया है और मैं बिल्कुल भी नहीं घबराऊंगा ये बात कहते हुए। आप ऐसा नहीं करते, आप नहीं बैठते, आप ये कह रहे हैं। आप भी तो बैठते हैं एडमिनिस्ट्रेशन के लोग। मैं अभी बता रहा हूँ कि अभी अब मेरी सुदेश जी से बात हुई। सुदेश जी के साथ मेरा एक अच्छा संबंध है, लेकिन वो पर्सनल है, प्रोफेशनल नहीं। उन्होंने बोला ऑफिस में आओ, मैंने कहा नहीं आऊँगा ऑफिस में, पहले आप ये खड्डा ठीक कराइए। ये चीज़ें ज़रूर होनी चाहिए पर्सनल और प्रोफेशनल में। वाली बात आप बता दीजिए। एक स्टोरी हमने इनकी एक और की है, इनके वाहन का जो पहिया है म्युनिसिपल काउंसिल के ऑफिस के बाहर वो गड्ढे में गिर गया था। वो स्टोरी अलग से हम चलाएंगे, शायद आपको वो पूरा मामला समझ नहीं आए, वो अगली स्टोरी में आप देख सकते हैं। उसकी ये एक एग्जांपल दे रहे हैं जी। तो पर्सनल रिलेशन अपनी जगह है, प्रोफेशनल रिलेशन। जब मुझे पता चला कि यहाँ पे रोज़ गाड़ियाँ गिरती हैं और हमारे ईओ साहब जो इधर हैं वो बोल रहे हैं कि टेंडर हुआ है, ठीक है, वो प्रोसेस चलेगा नहीं चलेगा, वो कितना समय लगेगा किसी को नहीं पता है, लेकिन तब तक एक कंटिजेंसी प्लान आपके पास होना चाहिए। और वो फिर आपने देखा, जब मैंने ये चीज़ बोली उसके बाद उन्होंने खड्डा कवर कर दिया। मुझे उम्मीद है कि कोई उसमें गिरेगा ही नहीं। ये चीज़ वो पहले कर देते, जो पिछले 15 दिनों से वहाँ 10 वाहन और लोग गिरे हैं वो ना गिरते, और वो 5 फुट गहरा खड्डा था। तो कहने का मतलब ये है कि इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, नाला था बेसिकली, नाला। बात मैं उस पर करूँगा कि इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू रियलाइज़ कि आपको अपनी पर्सनल और प्रोफेशनल रिलेशनशिप में डिफरेंस कैसे करना है। क्योंकि दोस्ती क्या है, मेरी और आपकी दोस्ती है। अगर मैं कोई गलत काम कर रहा हूँ तो आप दोस्ती दिखाओगे कि आप पहले ये देखोगे कि मेरी सोसाइटी की तरफ कोई जिम्मेदारी भी बनती है। तो ये डिफरेंशिएट करना, वो जिम्मेदारी निभा रहे हैं आपके हिसाब से? मैं और मेरे जैसे कई पत्रकार हैं कटरा में जो हम वो जिम्मेदारी निभा रहे हैं। और कुछ लोग आप ये कह रहे हैं कि प्रशासन के इतने ज़्यादा पास जा चुके हैं कि वो अब उनके खिलाफ या कोई भी अगर कमी प्रशासन के काम में होती है तो वो नहीं लिखा। नहीं, वो लोग जा चुके हैं नहीं जा चुके हैं, ऐसे लोग हैं या नहीं हैं वो तो मुझे नहीं पता, लेकिन मैं अपनी बात कर रहा हूँ क्योंकि कटरा प्रेस क्लब की जो हिस्ट्री है, रमन जी इसके प्रेसिडेंट हैं और उन्होंने ही ये क्लब शुरू किया था। और उनका भी जो एक्सपीरियंस और उन्होंने जो छाप पत्रकारिता में छोड़ी है वो शायद पूरा रियासी डिस्ट्रिक्ट जानता है। और रमन जी जो चेयरमैन और अमित जी जो वाइस चेयरमैन हैं, उनके ही फुटस्टेप से हम चलने की कोशिश कर रहे हैं। पत्रकारिता जो इस समय हो रही है, ख़ास तौर पे नेशनल चैनल्स की बात करेंगे, क्या सही दिशा में है या सबके एजेंडे हैं उसी एजेंडों पर चलने की कोशिश है? सर, ऐसा है कि हज़ारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले, बहुत निकले मेरे अरमान लेकिन फिर भी कम निकले।
चैनल मेरा बड़ा हो, आपका बड़ा हो, ख्वाहिश रहती है। अब वो सही चल रहा है नहीं चल रहा है तो आप जैसे अपनी ख्वाहिशें पूरी करने में लगे जैसे आपने खुद कहा कि जनता इज़ द बेस्ट जज, तो आप उस पर कुछ नहीं कहेंगे? नहीं, मैं स्पष्ट आपकी राय उस पर? स्पष्ट राय यही है कि जो ग्राउंड के मुद्दे हैं वो देखने को नहीं मिलते, वो सिफर हैं, वो नहीं दिख रहे, नहीं मिलते, बिल्कुल नहीं मिलते। जो डिबेट्स में हो रहा है वो सही है आपके हिसाब से? और कोर्ट ने भी जो फैसला दिया है कि ज़्यादा प्रदूषण फैला रही हैं ये डिबेट्स, उस पर क्या कहेंगे? क्या वो पड़ी थी खबर आपको? सर देखिए, देयर मस्ट बी ए डिफरेंस बिटवीन न्यूज़ एंड एंटरटेनमेंट। टुडे वी डोंट सी न्यूज़, यू सी एंटरटेनमेंट। ऐसा लग रहा है कि बॉलीवुड चैनल कुछ न्यूज़ चैनल्स ने शुरू कर दिया है एंड दिस नीड्स टू बी स्टॉप्ड। चलिए, शुक्रिया हमसे बातचीत करने। थैंक यू, थैंक यू। तो हिमांशु शर्मा समाज सेवक हैं और साथ में ही समाज सेवक करते करते इन्होंने पत्रकारिता भी शुरू कर दी और पत्रकारिता के जरिए भी कुछ महत्वपूर्ण मुद्दे जो है वो उठाते हुए दिखते हैं। और सबसे बड़ी बात, बाणगंगा पर इन्होंने कुछ स्टोरीज की थी, समाज सेवक होने के नाते भी कार्य किया था और उसके बाद उसका संज्ञान भी श्राइन बोर्ड द्वारा लिया गया है। अब उस पर काम जो है वो चल रहा है और आने वाले दिनों में ये उम्मीद की जा सकती है कि बाणगंगा पूरी तरह से स्वच्छ होगी। और इसके अलावा भी कुछ और कार्य जो हैं समाज सेवक होने के नाते ये कर रहे हैं। और आज डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल रियासी में पहुंचे थे, एक होमलेस बीमार व्यक्ति थे, उनका इलाज डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल रियासी में इन्हीं की जो ट्रस्ट है वो करवा रही है और उसी का कुशल क्षेम जानने के लिए वहाँ पर ये पहुँचे थे और आज हम इनसे बातचीत कर रहे थे और तमाम बातें इन्होंने कही हैं। पत्रकारिता पर भी इनसे सवालात किए गए, उस पर भी इन्होंने अपनी जो राय है वो रखी है। तो चलिए, फिलहाल इस इंटरव्यू में इतना ही। मेरे सहयोगी संयम के साथ मुझे दीजिए अनुमति। धन्यवाद।